गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद द लास्ट part for search and seizure for you. What we are going to cover in this is section number 153A and some other important sections, and we prepared this going to be a lengthy part. It could be 2 hours also, because each and everything in detail I want to cover, and you know I leave no scope for रशिंग। कोई स्कोप नहीं है कि हम रश करें, नहीं, हमारे पास टाइम है, हम अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मोस्ट प्रोबेबली, देखो डेट नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको डीटी मैराथन ज़रूर मिलेगा, एंड दैट डीटी मैराथन विथ माय चार्ट्स, वो मेरे चार्ट से ही मिलेगा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए जो लोग डिटेल लेक्चर देख रहे हैं मेरे साथ, उन्हीं के लिए वो मैराथन अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डिटेल में मैंने क्या कब समझाया है, तो वो ज़्यादा benefit ले पाएंगे। They will be able to take the more benefit of my revision cum learning lecture after completion of the course, because what I have said right now, that I will make revision cum learning lecture from my charts, and that will really be very beneficial for you. It will be a DT marathon. Okay, chalo, let us start with special procedures of assessment reassessment in case of search and seizure. What I am saying, let us start with what? Just a minute. Let's start with special procedure. Let's start with what? Let's start with the special procedure of assessment reassessment. Assessment reassessment in search, in search and seizure. Section 153A, what I am talking about? I am talking about section number 153A. Section number 153A is about assessment in case of search. It is about assessment in case of search. Now let me tell you one thing. एक होता है सर्वे, one thing is, one concept is survey and another is search. ठीक है, एक होता है सर्वे, दूसरा होता है सर्च। एंड लेट मी टेल यू, आफ्टर एवरी सर्च, हर सर्च के बाद इट इज़ कंपल्सरी असेसमेंट। आफ्टर एवरी सर्च, सर्च होने के बाद सेक्शन 153A, सेक्शन 153A का असेसमेंट होता ही है, दैट इज कंपल्सरी। दैट मीन्स आफ्टर सर्च असेसमेंट टेक प्लेस, यस, आफ्टर सर्च कंपल्सरी असेसमेंट टेक्स प्लेस। बट मैम सर्वे में ऐसा होता है क्या? तो नहीं, सर्वे में ऐसा नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक असेसमेंट आफ्टर सर्वे। सर्वे के बाद असेसमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैम एक और चीज़ जहाँ तक हमें याद आता है, सर्वे की बात करें तो देयर वाज एंट्री रेस्ट्रिक्शन कि सनसेट के बाद नहीं जाना, सनराइज़ के बाद जाना है, सनसेट के बाद नहीं जाना करके। फिर बिज़नेस जो है, बिज़नेस के टाइम में ही जाना है जब बिज़नेस कंडक्ट होता है। सो एंट्री रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो मैम क्या एंट्री रेस्ट्रिक्शन जैसे सर्वे में है वैसे ही सर्च में भी है? तो यस, यहाँ पे देखो, हियर देयर इज़ एंट्री रेस्ट्रिक्शन, बट इन सर्च देयर इज़ नो एंट्री रेस्ट्रिक्शन। यहाँ कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन इवन एंटर एट द नाइट, रात को 3 बजे, 2 बजे, 6 बजे, कभी भी दे कैन एंटर। सो देयर इज़ नो एंट्री रेस्ट्रिक्शन ओवर हियर। मैम एक चीज़ और याद आ रही है, देयर वॉज अ टाइम बाउंड टू इम्पाउंड द बुक्स इन सर्वे। सर्वे करते वक्त कुछ बुक्स का इम्पाउंडिंग भी करना है, कुछ भी इम्पाउंड करना है, तो देयर वॉज अ टाइम लिमिट। देयर वॉज व्हाट? देयर वॉज टाइम लिमिट टू इम्पाउंड। तो अगर मैम यहाँ पे टाइम लिमिट टू इम्पाउंड यहाँ है, तो क्या सर्च में भी देयर इज़ टाइम लिमिट टू इम्पाउंड? सो नो, देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर इम्पाउंडिंग इन टर्म्स ऑफ सर्च। ओनली सर्वे में ही है ये टाइम लिमिट। ओके,
ओके मैम, सो लेट अस स्टार्ट विथ, ये तो थोड़ा सा क्या है मैंने डिफरेंस आपको बताया ना। लेट अस स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 153A. Let's start with what? Let's start with section number 153A, that is assessment in case of search. That is what? Assessment in case of search. सेक्शन 153A सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 153A का सबसेक्शन 1 ओवरराइड करने की बात करता है। क्या कहता है? ओवरराइड करता है। और इसकी लैंग्वेज क्या है, मैं आपको एक बार लैंग्वेज बताती हूँ। लैंग्वेज लिखी है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन। नॉट विथ स्टैंडिंग जहाँ बोल दिया मतलब ये ओवरराइड करने को आ जाता है। नथिंग कंटेन्ड, ठीक है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग नथिंग कंटेन्ड, तो कहाँ पे कुछ भी लिखा हो, वॉट एवर हैज़ बिन रिटर्न इन सेक्शन 139, वॉट एवर रिटर्न इन 147 दैट इज रीअसेसमेंट, फिर आपके नोटिस में जो भी लिखा हो 148 में, या फिर 149, 151, 153, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा है, इन सारे सेक्शंस को ओवरराइड करने का ब्यौरा किसने उठाया है? The overriding section is 153A and it overrides 139, 147, 148, 149, 151 and 153. जितनी जो भी टाइम लिमिट्स थी, जो भी नोटिस थे, इन सबको वो क्या करता है? ओवरराइड करता है। कहता है इन केस, व्हाट इट स्टेट्स दैट इन केस अ पर्सन वेयर सर्च इज इनिशिएटेड अंडर 132, अगर ये पर्सन है, इन पर्सन के ऊपर इफ सर्च इज इनिशिएटेड अंडर 132 देन AO shall issue a notice. Whatever has been written over here, we will not consider this, because if search is initiated under 132 में अगर search initiate हो चुका है, then AO will issue notice. AO shall issue notice. What I'm saying, issue, AO को issue करना है नोटिस। या सर्व के बारे में अभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि नोटिस क्या करना होगा? इशू करना होगा नोटिस उस पर्सन को। किस चीज़ के लिए? रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश विद इन सच पीरियड, जो भी पीरियड उन्हें देना है उस पीरियड में उसे क्या करना होगा? ही हैज़ टू व्हाट? give return of income in respect of each assessment year falling within 6 assessment year. यहाँ पे ये जिस ईयर में सर्च हो रहा है उसे छोड़ो, उसके पहले ये जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के वो 6 ईयर्स के क्या कर सकता है? 6 ईयर के रिटर्न ऑफ इनकम मंगवा सकता है। तो रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट ईयर फॉलिंग विद इन 6 असेसमेंट ईयर प्लस relevant assessment year plus the relevant assessment year or years that are referred here, उसे प्रिस्क्राइब फॉर्म में देना होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो 139 में पहले उसने रिटर्न ऑफ इनकम भरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उन्हें फिर से फ्रेशली क्या होगा? रिटर्न ऑफ इनकम भरने होंगे। तो यहाँ पे क्या है? सो फार एज मे बी अप्लाई अकॉर्डिंगली एज इफ रिटर्न्स वेयर अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर 139। यहाँ पे अब जो रिटर्न भरे जाएंगे ऐसा कहा जाएगा कि दिस आर द रिटर्न अंडर 139, दिस आर रिटर्न दैट दे हैव फाइल्ड अंडर सेक्शन 139। तो पहली चीज, द फर्स्ट पॉइंट दैट वी केम टू नो दैट इट ओवरराइड्स सर्टेन सेक्शन. If 132 is been initiated, then a notice shall be issued by AO requiring the person to file the return of income for 6 assessment year that falls कहाँ से, जिस साल में सर्च हुई है उससे पहले के 6 असेसमेंट ईयर्स एंड द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है इसके रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने होंगे एंड दिस रिटर्न ऑफ इनकम विल बी ट्रीटेड एज इफ दे हैव बीन फाइल्ड अंडर 139. This will be treated as if they are filed under section 139. क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है? सी केस स्टडी यहाँ अगर आ गई ना तो मज़ा आ जाएगा।
अभी सिर्फ नॉर्मल लेवल पे मैं चल रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच कि हम इस कंटेंट को कहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ assess or reassess total income of assessment year immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which search is conducted and for the relevant assessment year। ये बोला है कुछ कुछ हमें क्लॉज बी में। अब यहाँ पे मतलब ये है, सीधी बात बोल रहा है, एक तो 6 ईयर्स जो हैं वो, और दूसरा जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, इन दोनों के रिटर्न्स को, इन दोनों की इनकम को वो असेस या रीअसेस करेंगे। दे विल असेस और रीअसेस द टोटल इनकम ऑफ 6 असेसमेंट ईयर। दे विल असेस रीअसेस द टोटल इनकम ऑफ 6 असेसमेंट ईयर immediately preceding relevant assessment year, immediately preceding असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के पहले के जितने भी असेसमेंट ईयर है, 6 असेसमेंट ईयर है, एज वेल एज ये खुद रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, इनकी इनकम को, ये ईयर्स की इनकम को क्या किया जाएगा, इन ईयर्स की इनकम को रीअसेस या फिर क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम, यहाँ तक तो अभी तक कोई डाउट नहीं है। पर यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 6 ईयर्स बोला है, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर बोला है, मतलब टोटल देखा जाए तो 7 ईयर्स का ही असेसमेंट बोल रही हूँ। टोटल देयर विल बी ओनली असेसमेंट ऑफ 7 ईयर्स टिल नाउ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, बट यू विल कम टू नो दैट एटलीस्ट 10 ईयर्स का भी हो सकता है। आगे हम समझेंगे वो कैसे होता है। Now there is a proviso here. And proviso बोलता है, provided that AO shall reassess the total income in respect of each assessment year falling within the 6 years and for the relevant year। यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड क्या दिया है, AO असेस रीअसेस करेंगे इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट ईयर। यहाँ पे हर एक असेसमेंट ईयर को करना होगा क्या, ईच असेसमेंट ईयर दैट फॉल विद इन 6 असेसमेंट ईयर। 6 असेसमेंट ईयर में जितने असेसमेंट ईयर आते हैं सबकी इनकम असेस रीअसेस होगी। यहाँ चॉइस बेस्ड नहीं है कि चलो 6 में से हम क्या करते हैं, पहले पुराने का उठा लेते हैं, बीच का एक छोड़ देते हैं, ऑल्टरनेट वगैरह का कुछ नहीं है। ईच असेसमेंट ईयर का करना होगा, क्या करना होगा, ईच असेसमेंट ईयर का यहाँ असेसमेंट होगा। ठीक है, ओके। एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट असेसमेंट और रीअसेसमेंट इफ एनी that relates to any assessment year falling within 6 assessment year। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो ये 6 असेसमेंट ईयर है, मैं सिंपल टर्म्स में आपको बिना बेयर पढ़े बता देती हूँ। 6 असेसमेंट ईयर में सपोज करो देर आर 2 असेसमेंट ईयर फॉर हुज देर आर 2 असेसमेंट ईयर ऑफ विच प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। यहाँ पे इन असेसमेंट ईयर की अमॉन्ग दिस 6 असेसमेंट ईयर देर आर 2 असेसमेंट ईयर, और इन 2 असेसमेंट ईयर की जो प्रोसीडिंग है, द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। दिस प्रोसीडिंग्स आर व्हाट, दिस प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। ओके, नाउ इफ सर्च इज इनिशिएटेड, 153 इज इशूड, देन जो भी पेंडिंग रहा है, वॉट एवर पेंडिंग असेसमेंट है, ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च, जो भी पेंडिंग है, जिस दिन इनिशिएट क्या हो गया, जिस दिन भी इनिशिएट होता है सर्च, ऑन डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च इनिशिएशन के डेट पे क्या हो जाएगा, ये प्रोसीडिंग्स विल अबेट, ये क्या हो जाएंगी, अबेट की जाएंगी। दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ लो। अगर यहाँ पे जैसे ही सर्च आता है तो सर्च आने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अबेट हो जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी, और यहाँ पे इन केस सर्च इनवैलिड हो गई तो फिर ये वापस रिवाइव हो जाएगी। इन दैट केस दिस विल रिवाइव अगेन। तो अब तक जितना हमने समझा उसको एक बार रिकॉल करें कि ये जो 153A है, दिस 153A इज ओवरराइडिंग सेक्शन दैट ओवरराइड्स सेक्शन 139, 147, 148, 151, 153, इन सबको इट ओवरराइड्स। Once section 132 search is initiated, then AO shall issue a notice, and issue करके they have to call
return of income for the 6 assessment year that are previous to the relevant assessment year, and along with that relevant assessment year का भी return मंगवाना है, and these returns will be deemed as if they have been filed under section 139. Each and every assessment year's assessment reassessment of income is required. There is no choice. However, if pending some proceedings of any relevant assessment year is pending, if search is initiated, then on the date when search is initiated, on that day that proceeding will get abate. On that date the proceeding will get what? Abate. Okay, yes ma'am. Now covering more. In case if यहाँ लिखा है क्या कि दे हैव टू इशू व्हाट? दे हैव टू इशू नोटिस. ओके, नाउ प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखते हैं. अब ये हमने क्या बोला 153A में 6 असेसमेंट ईयर प्लस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर चलेगा. However, I have told you कि it's not only 6, sometime it's even 10. Sometime it's even 10. और वो 10 कब होगा समझना, वो 10 तब होगा समझना, 10 years कब होगा? AO के पास क्या है? This is AO. AO is having in his possession books of account or document or evidence. This AO is having in his possession certain books of account, he is having certain documents. This AO is having certain evidence to him, in possession to him. This AO is having certain books of account, documents or certain evidence to him that reveals that income represented in form of asset which has escaped assessment. अब यहाँ पे ये जो books of account है, document है, evidence है, after looking to the books of account, document and evidence, if AO finds that, what AO finds that, if AO finds that the income, even though if represented in form of asset, it's not only cash या नॉन कैश भी ले सकते हैं, तो income that has been represented in form of asset also, if this income has escaped, अगर यहाँ पे जो escapement हुआ है, if the escapement of the income is amounts to or is likely to amount, if amounts to, he is sure that yes the escapement is, or he has probability that likely to amount, श्योर है कि बिल्कुल या फिर लाइकली टू अमाउंट, ये जो एस्केपमेंट है इज 50 लाख, दिस एस्केपमेंट है 50 लाख और मोर. अगर ये एस्केपमेंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है, इफ द एस्केपमेंट इज 50 लाख और मोर, ये एस्केपमेंट क्या है 50 लाख या उससे ज़्यादा है, ऑलरेडी अमाउंट्स टू और लाइकली टू अमाउंट, देन इन दिस केस, तब इस केस में क्या होगा, इन दिस केस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो होंगे जिसके लिए आप रिटर्न ऑफ इनकम मंगवा रहे हैं, दैट विल बी बियॉन्ड 6 असेसमेंट ईयर. दैट विल बी वॉट? दैट विल बी रिटर्न ऑफ इनकम जो आप अभी तक 6 years के कॉल करते थे एंड रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का कॉल करते थे, दैट विल बी बियॉन्ड 6 year. दैट विल बी वॉट? बियॉन्ड 6 year. तो अगर बियॉन्ड 6 year है तो कितना होगा? तो हेयर दे कैन कॉल फॉर द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर 10 असेसमेंट ईयर. कितने? 10 असेसमेंट ईयर के, नॉट मोर देन 10 असेसमेंट ईयर, बट 10 असेसमेंट ईयर तक के क्या कर सकते हैं? रिटर्न्स कॉल कर सकते हैं, प्लस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, प्लस व्हाट? रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. नाउ यहाँ पे मैंने क्या बोला? यहाँ पे बोला कि इफ़ इनकम एस्केप्ड अमाउंट्स टू और लाइकली टू अमाउंट 50 लाख और मोर. ओके, नाउ यहाँ पे ये भी बोला था एस्केपमेंट में इवन असेट. अब ये असेट क्या है? यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इफ़ इनकम एस्केपमेंट इवन रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ असेट, अगर एसेट के फॉर्म में भी है देन ऑल्सो यहाँ पे 10 years का आ सकता है, इफ़ 50 लाख और मोर इनकम हैज़ बिन एस्केप्ड. नाउ व्हाट इज़ दिस असेट इज़ ऑल अबाउट? यहाँ पे ये असेट क्या है? व्हाट इज़ दिस असेट? ये असेट क्या है? तो यहाँ पे दिस असेट इंक्लूड्स, इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन. ओके, दिस असेट इंक्लूड्स
immovable property. This asset can be what? This asset can be immovable property. This asset can be share and security. This asset can be what? It can be share and security. It can be loan and advance also. It could be loans and advance. This to be noted. That means अगर किसी डेटर का हमने किसी को लोन्स एंड एडवांस दिए और हमने नहीं लिखे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन असेट ओवर हेयर. दैट्स ऑल्सो असेट ओवर हेयर. ठीक है, तो लोन्स है, एडवांस है, या फिर डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट. डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, तो अगर यहाँ भी ये 50 लाख क्या उसके अबाउट चला जाता है, तो देन ऑल्सो 10 असेसमेंट ईयर्स के इनकम रिटर्न ऑफ इनकम कॉल किए जा सकते हैं. ठीक है, along with relevant assessment year. That means in total 11 years. That means in total what? 11 years. Are you getting the point? So what we have understood till now, it overrides. Yes, it overrides. It's override what? 139, 147, 148, 149, 151, 153. इशू होगा नोटिस कितना? 6 years रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग जो भी रिटर्न भरे जाएंगे दैट विल बी कंसिडर टू बी 139 के. देन इनफैक्ट यहाँ पे हर एक असेसमेंट ईयर का आपको असेसमेंट रीअसेसमेंट करना है, चॉइस बेस नहीं है. हाउएवर पेंडिंग प्रोसीडिंग है तो दैट विल अबेट ऑन द डेट व्हेन सर्च इनिशिएटेड. However 6 years के beyond भी कॉल किया जा सकता है रिटर्न ऑफ इनकम. इन दैट केस इफ द इनकम एस्केपमेंट सबसे पहले एओ के पास प्रूफ होना चाहिए. क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और ही इज हैविंग एविडेंस एंड ही इज हैविंग अ प्रूफ. And he is what? He is having what? He is having proof. What proof? And that that the escapement amounts to or likely to amount 50 lakh or more. ठीक है, तो in that case 10 years or relevant assessment year. And asset is what? Asset is immovable property, share security, loan, advance, deposit in bank. It is inclusive, not only this but it includes, ये include करता है. Okay, okay. Now covering more. Yes, covering more. चलो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं और अब हम बढ़ते हैं. ये तो सिर्फ क्या था, ये तो बेयर एक्ट को रीड किया एक तरह से. जस्ट वी हैव रेड द बेयर एक्ट. कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स हमने दिमाग में भर लिए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बस. लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं अब किस पे? मेन चीज़ पे, दैट इज एनालिसिस. इफ़ यू हैव नोटिस नियर अबाउट 22 मिनट्स आई हैव स्पेंड जस्ट फॉर बेयर एक्ट जो है उसके थ्रू आपको समझाने के लिए. दैट मीन्स जस्ट listen to me and realize this thing that this chapter is really very important. सिर्फ आपको प्रैक्टिकली ही नहीं, ये theoretically या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. एंड दोज हु वांट टू मेक करियर इन डीटी, अच्छा चैप्टर है, तो थोड़ा सा टाइम दे के आप समझ लो. ठीक है. नाउ सेक्शन 153A में क्या है? I said that it overrides section 139, 147, 148 ऐसे कुछ मैंने बताया. 151, 153 it overrides. Now what does this mean? If I say this override, ये क्या करता है? This override section 139. If I specifically talk about that it overrides section 139, that means it gives power to AO. That means it is giving power to whom? Power to AO to ये लिखते से ही, सिर्फ इतना लिखना ही कि इट ओवरराइड्स 139, मतलब 139 गिव्स ड्यू डेट. वहाँ पे ड्यू डेट वगैरह दे के रखी है और वहाँ ड्यू डेट सेक्शन 139 में देयर वाज ड्यू डेट. दैट मीन्स आफ्टर ड्यू डेट एक बिलेटेड रिटर्न भी अगर फाइल हो गया तो उसके बाद तो देखा जाए तो टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है, नो रिटर्न कैन बी फाइल्ड. बट व्हेन इट इज़ रिटर्न दैट इट ओवरराइड्स, दैट मीन इट गिव्स पावर टू AO. इसका मतलब इसने पावर दिया है AO को टू कॉल फॉर द रिटर्न ऑफ इनकम for the assessment year or year that falls within 6 assessment year. इसका मतलब this give power, ये पावर दे रहा है. किसको पावर दे रहा है? AO को,
कि वो किस 3 असेसमेंट ईयर, 4 असेसमेंट ईयर जो भी है, असेसमेंट ईयर या असेसमेंट ईयर्स जो 6 असेसमेंट ईयर में फॉल होते हैं, असेसमेंट ईयर या असेसमेंट ईयर जो 6 असेसमेंट ईयर में फॉल होते हैं, इवन इफ एसएससी जो है हमारा, ये जो एसएससी है, इवन इफ द एसएससी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सच असेसमेंट ईयर, इवन दो एसएससी को इन असेसमेंट ईयर्स में एक्चुअल में देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ही नहीं था इन अकॉर्डेंस विथ 139। हाउएवर अगर नहीं भी फाइल करना था इन दैट असेसमेंट ईयर, तो भी इट गिव्स पावर टू एओ कि आप इस एसएससी को बोलो कि पिछले 6 सालों के या फिर जितने ईयर्स के वो मंगवाना चाहते हैं, तो उन 6 ईयर्स के या फिर ऑलमोस्ट जितने ईयर्स के वो मंगवाना चाहते हैं, नॉट मोर देन 6 ईयर्स, तो वहाँ पे ही हैज़ टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139। हाउएवर ऑल्टरनेट जैसी चीज़ें नहीं होंगी, 6 या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल्दो ये हमारा एसएससी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, बट एओ को पावर मिल गई क्योंकि 139 ओवरराइड हो गया, तो यहाँ समझो कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं भी करनी होती थी तो फाइल करनी पड़ जाएगी। लुकिंग टू 153A सेक्शन, क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है? यस मैम, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है। सेकेंड एनालिसिस पे जाते हैं। सेकेंड एनालिसिस है दिस ओवरराइड सेक्शन 147, दिस ओवरराइड सेक्शन 148, सेक्शन 149, 151. It overrides 147, 148, 149, 151. These are all the sections, these are all the provision for assessment or reassessment of income escaping assessment. These are all in this provisions related to assessment, reassessment is covered. Provision related to what? Provision related to assessment, reassessment. Provision related to assessment, reassessment of income, escaping assessment, assessment, reassessment of income, escaping income escaping assessment. All the provision related to this are covered over here. Am I right? Yes ma'am. Now this section has overridden all the sections. This section 153 override all this section, that is 147, 148, 149, 151. Now because it overrides, the AO shall now reassess the income of assessment year that falls within the 6th assessment year or that fall within the relevant assessment year or years that has been given in 153A. ये जब ओवरराइड हो गया, इसका मतलब एओ अंडर सेक्शन 153A इन 6 ईयर्स या फिर प्लस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की इनकम को क्या कर सकता है? असेस कर सकते हैं। नाउ हेयर द एओ शेल नाउ असेस और रीअसेस इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर दैट फॉल्स विद इन दिस ईयर और रेलिवेंट असेसमेंट ईयर गिवन इन द 153A। इस सेक्शन के थ्रू भी असेस रीअसेस किया जा सकता है। दैट मीन्स इसका दूसरा मतलब मैं ये बोलूँ कि हेयर सेक्शन 148 नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। He shall not issue notice under 148 for the assessment year. यहाँ पे अब इसे ये इशू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हेयर फॉर 132 जहाँ इनिशिएट होता है 153 का नोटिस जाने की ज़रूरत है, तो नोटिस फॉर द असेसमेंट ईयर शैल बी इशूड अंडर 153A। बात समझ में आई? सबसे पहले जो 139 को ओवरराइड किया, मतलब पावर दिया है एओ को कि ऑल्दो पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर 139, देन ऑल्सो उसके रिटर्न मंगवाए जा सकते हैं। देन इट ओवरराइड्स दिस, और इसको ओवरराइड करने का मतलब ये है, इसे ओवरराइड करने का मतलब है असेसमेंट रीअसेसमेंट के प्रोविजंस को ओवरराइड करना। इसका मतलब ये है कि हेयर असेसमेंट ऑफ दिस ईयर कैन बी डन, बट नोटिस 148 का इशू नहीं होगा, नोटिस 153A का इशू होगा। क्या यहाँ तक किसी तरह की डाउट की गुंजाइश है? नो मैम, यहाँ तक तो नहीं है। तो आर यू गेटिंग दिस कि व्हेन आई से कि थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, तो टाइम लगाने का मतलब है टाइम लगाने के बाद कुछ क्वालिटी बोलते हैं ना पॉइंट्स हम गेन करेंगे। ऐसे ही नहीं कि बस वही रिवाइज करवा रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है बॉस।
चलो आगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में ये भी लिखा है दैट इट ओवरराइड्स सेक्शन 153। It overrides section 153, and if it overrides section 153 that means टाइम लिमिट वाले जो प्रोविजन है दैट वी हैव डिस्कस, तो जो भी टाइम लिमिट से रिलेटेड प्रोविजंस थे फॉर मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट, द टाइम लिमिट 153 डिस्कस द टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट रीअसेसमेंट, द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ assessment year falling in a specified period of 6 year and relevant year have been override. That means ये जो 6 year है प्लस जो relevant assessment year है इनके लिए ये टाइम लिमिट नहीं आएगी। इंस्टेड ऑफ दिस इनके लिए हमें टाइम लिमिट यहाँ देखनी होगी। तो दिस टू बी understood very well कि when it overrides 153 that means time limit is being overrided, and in that case ये जो years है या फिर वो जो 10 years वाला concept आता है उनके लिए जो time limit है अब आप 153 में नहीं 153B में देखेंगे। You will see it in where you will see the time limit for this is 153B, that is time limit for completion of assessment under 153A. Are you getting my point? Yes, ma'am, we are getting your point. Now, fourth point. अभी फर्स्ट क्या बोला 139 को अगर ओवरराइड किया तो एओ को क्या मिल गई पावर। फिर बोला कि 147, 148, 149, 151 ओवरराइड किया दैट मीन्स इट हैज़ गिवन पावर कि असेसमेंट रीअसेसमेंट 153A में हो सकता है एंड नोटिस 148 की जगह 153A का इशू होगा। देन यहाँ पे टाइम लिमिट को भी ओवरराइड किया। अब यहाँ पे आगे क्या बोलते हैं समझना मेरी बात को। Here they have said that notwithstanding, यहाँ बोल दिया notwithstanding 139, 147, 148, 149, 151, 153 में कुछ भी लिखा हो। In case of any person, अगर किसी भी पर्सन के लिए सर्च इनिशिएट हुआ है 132 में, सर्च इनिशिएशन का मतलब है सर्च वारंट इशू होना। इनिशिएशन ऑफ सर्च मीन्स इशू ऑफ सर्च वारंट, ठीक है। तो एओ को नोटिस इशू करना होगा। एओ इज रिक्वायर्ड टू इशू द नोटिस एंड इन इशू कहाँ होगा नोटिस 148 में ना। नो मैम अभी तो आपने बताया इशू होगा नोटिस अंडर 153A में। 153A में नोटिस इशू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर दैट फॉल्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, दैट मीन्स 6 ईयर्स जो है 6 असेसमेंट ईयर्स के आप रिटर्न ऑफ इनकम मंगवा सकते हैं इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर दैट रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इनिशिएटेड। प्रीवियस ईयर जब सर्च यहाँ पे इनिशिएट हुआ है इसके पहले के जितने 6 ईयर्स आते हैं वो और ये प्रीवियस ईयर का रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इनके आप रिटर्न ऑफ इनकम मंगवा सकते हैं, ठीक है। अगर इसका मैं एक एग्जाम्पल लूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है तो वो ये है, सपोज द सर्च इज इनिशिएटेड ऑन 30/6/2019। हमने जून में सर्च को इनिशिएट किया था, दैट मीन्स सर्च वारंट इशू अभी हुआ है। देन बाय इशूइंग द नोटिस अंडर 153A एओ ने बोला कि रिटर्न ऑफ इनकम हमें चाहिए। अब रिटर्न ऑफ इनकम उन्हें कहाँ तक की चाहिए, सपोज करो 2014-15 से लेके 19-20 तक की रिटर्न ऑफ इनकम दे रिक्वायर। रिटर्न ऑफ इनकम उन्हें यहाँ की चाहिए। तो इससे पहले की इसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया 2021, इसका असेसमेंट इज व्हाट 2021। तो सबसे पहले यहाँ पे 2021 से पहले क्या है 1920, देन इसके बाद 18-19, देन 17-18, देन 16-15, देन 15-14 एंड देन 14-15। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 असेसमेंट ईयर एज वेल एज यहाँ पे वो 2021 का तो ऑलरेडी ही भरेगा। तो दिस इज व्हाट इतने असेसमेंट ईयर के ही कैन कॉल रिटर्न्स। नाउ फाइनेंस एक्ट 2017 आता है, 17 आके कहता है एओ बाय इशूइंग नोटिस अंडर 153A। जब इशू कर रहा है एओ नोटिस अंडर 153A तो वहाँ वो बोलते हैं कि इन केस अगर कुछ चीज़ें फॉलो होती हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि आपको कंडीशन बताइए मैंने 50 लाख वाली, तो वहाँ पे
10 असेसमेंट ईयर की भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे 10 असेसमेंट ईयर्स के भी क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम यू कैन कॉल। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद यहाँ पे ये बोला AO shall by issue of a notice under 153A require the assessee to furnish return of income। यहाँ पे 10 ईयर्स की वो मंगवा सकते हैं बट नॉट मोर देन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स चलेगा लेकिन 10 ईयर्स से और ज़्यादा नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे मैं आपको क्या देना चाहती हूँ, आई वांट टू गिव एन एग्जांपल, कुछ केसेस बना के मैं यहाँ के लिए आपको थोड़ा सा डिस्कशन लेना पसंद करूँगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला कि AO should have evidence like AO is having certain documents, AO is having certain books of account, ये हमने पढ़ा था, AO is having document, AO is having certain books of account or any evidence, and on the basis of this AO को क्या लगता है, on the basis of this AO finds that income which has escaped assessment, income which has escaped assessment amounts to or likely to amount 50 lakh or more in the assessment year, relevant assessment year, or aggregate in one or more relevant assessment years. It amounts to or is likely to amount 50 lakh or more in this relevant assessment year, और previous पूरे जो एग्रीगेट मिला लो कि दो चार को मिलाने के बाद लगता है कि 50 लाख के अबाव जाएगी। रिपीटिंग दिस, इन एग्रीगेट इन वन और मोर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, एक या एक से ज़्यादा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स में भी अगर ऐसा हो रहा है, एग्रीगेट भी पॉइंट टू बी नोटेड, एग्रीगेट भी, तो भी क्या होगा, तो भी ही कैन इशू द नोटिस 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक आई। अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल समझो, दिस इज AO is having certain evidences as we said कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें हैं AO के पास। एंड नाउ फर्स्ट केस, पहला केस है कि असेसमेंट ईयर, लेट्स से असेसमेंट ईयर 10-11 है, असेसमेंट ईयर 11-12, असेसमेंट ईयर 12-13, असेसमेंट ईयर 13-14। ओके, नाउ हियर सपोज फॉर 10-11 6 लाख, फॉर 10-11 कितना है, 6 lakh is income escaped, here 4 lakh income has been escaped, here 11 lakh income escaped, and here 14 lakh income has been escaped। यहाँ पे escapement दे दिया कि escapement 6 lakh, 4 lakh, 11 lakh, 14 lakh is there। In aggregate, if I say in aggregate it's only 35 lakh, इट्स ओनली 35 लाख। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्या 10 रेलिवेंट असेसमेंट ईयर प्लस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए क्या 10 ईयर्स के रिटर्न ऑफ इनकम ही कैन कॉल। सो हेयर AO कैन नॉट इशू 153A, यहाँ पे AO 153A का नोटिस बियॉन्ड, यहाँ पे 6 साल तक के लिए तो इशू कर सकते हैं, पर उसके पहले के रिटर्न ऑफ इनकम के लिए ही कैन नॉट इशू। So AO cannot issue under 153A for assessment year 10-11 to assessment year 13-14, but he shall issue notice under 153A for assessment year 14-15 to 19-20। That means यहाँ पे 6 years के तो वो मंगवा सकते हैं अभी भी, but beyond that 10 years के लिए रिटर्न ऑफ इनकम के लिए नोटिस इशू नहीं कर सकते। I hope you are getting what I'm trying to say। वाई, बिकॉज ये एग्रीगेट 35 लाख से ज़्यादा, 35 लाख या 50 लाख भी नहीं हुआ है। मूविंग टू केस नंबर टू, केस नंबर टू हम ईयर वही लेते हैं 10-11, 11-12, 12-13, 13 एंड 14। ठीक है, हेयर इट इज़ 14 लाख, हेयर इट इज़ 16 lakh, here it is 15 lakh, and here it is, let's say, 5 lakh। Now if you total, it is 20 and this is also 20, this is 50 lakh। Now this amounts to 50 lakh, escapement is 50 lakh, and I have said 50 lakh likely to be 50 lakh or amounts to 50 lakh or more।
तो here he can issue, AO can issue notice under 153A and here he can call at least 10 years relevant assessment year plus 10 years जो relevant assessment year के पहले के जो 10 years हैं, he can call return of income for that also. वाई? बिकॉज एग्रीगेट 50 लाख हो गया। और अगर सपोज करो केस नंबर 3 10-11 की ही बात करें तो 10-11 में 60-70 लाख ले लो, चलो 70 लाख एस्केप हुआ है, बाकी आगे की ये जो ईयर्स हैं यहाँ पे कुछ एस्केपमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने बोला है ना कि असेसमेंट रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में एस्केपमेंट हो या फिर एग्रीगेट ऑफ द असेसमेंट ईयर्स में एस्केपमेंट हो, देयर इज़ नो इशू। यहाँ पे भी 153A का पिछले 10 सालों के रिटर्न्स मंगवाए जा सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, नाउ वॉट वी हैव टू नोटिस। नाउ ये सब हमने किया, फॉलोइंग पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो हमें अब दिमाग में रखने होंगे, जिसके बेसिस पे हमें ये वाला जो 153 है अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी तो एनालिसिस ही चल रहा है। अबेटमेंट इसमें होगा तो अबेटमेंट पे हम अलग से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे here return is required to be furnished for assessment year that falls within the specified period even if SSC not required to furnish the return। यहाँ पे इसका मतलब ये है although SSC को रिटर्न फर्निश करने की ज़रूरत नहीं थी, however अगर 6 असेसमेंट ईयर या फिर 10 असेसमेंट ईयर में ईयर आता है, वो ऐसा ईयर जब सब यहाँ पे SSC को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी और वो ईयर इट फॉल्स विद इन दिस ईयर्स, देन ही इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न। तब भी उन्हें रिटर्न क्या करने होंगे? फर्निश करने होंगे। ठीक है, ऑल्दो इवन दो जो इनकम थी बिलो दी टैक्सेबल लिमिट थी, इवन दो इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है 139 उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, फिर भी रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। ये पहली चीज़ सीखी हमने। फिर हमने सीखा return is required to be furnished for the assessment year that falls within this specified period or relevant year। तब भी आपको भरने तो है रिटर्न, तब भी भरने हैं। ऑल्दो अगर आपने 139 में ऑलरेडी रिटर्न भर दिया तब भी रिटर्न भरना पड़ेगा, बिकॉज इट ओवरराइड्स 139। इवन दो इफ़ यू हैव फाइल रिटर्न अंडर 139 नो इशू, लेकिन आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा। इवन दो 142 सबसेक्शन 1 दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम यू हैव फाइल्ड, इवन पहले आपका रीअसेसमेंट हो चुका है उसमें आपने रिटर्न फाइल किए, स्टिल यू हैव टू फाइल बिकॉज दिस 153A ओवरराइड्स ऑल दिस सेक्शन। सो अगेन आपको रिटर्न फाइल करने के बाद फिर से रिटर्न फाइल करने की नौबत आ सकती है। इवन योर असेसमेंट रीअसेसमेंट कंप्लीटेड, ऑल्दो आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट एक बार कंप्लीट हो चुका है तब भी, इवन दो असेसमेंट रीअसेसमेंट अगर पेंडिंग चल रहा है, स्टिल पेंडिंग है, आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है, तो वहाँ वो अबेट हो जाता है, यू नो वो अबेट हो जाता है। तो अबेट होने के बाद भी यहाँ पे क्या होगा? आपको फिर से रिटर्न फाइल करना है। तो इवन आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट कंप्लीट हुआ, असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है, या फिर रिटर्न्स 139 में इवन दो यू हैव फाइल्ड बट नो इश्यूज बिकॉज ये ओवरराइडिंग सेक्शन है, तो आपको तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने ही होंगे। एंड दैट इज इट। यहाँ तक बातें आई समझ में? यस मैम, आई है, नहीं आएंगी हम कमेंट में पूछते जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ें। यस मैम, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट हियर CBDT हैज़ क्लैरिफाइड, CBDT का सर्कुलर इशू हुआ। CBDT के सर्कुलर में क्या बोला गया है? इट हैज़ क्लैरिफाइड इन CBDT सर्कुलर दैट अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग जो भी पेंडिंग होगी, वॉट एवर इज पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च जिस दिन क्या हुआ, सर्च जिस दिन इनिशिएट हुआ उस दिन जो भी प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी, इवन दो इट इज़ अपील, कोई अपील पेंडिंग है, इवन दो एनी रिविजन इज पेंडिंग, और इवन रेक्टिफिकेशन इज पेंडिंग, देन यहाँ पे
यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे बोल रहा है सर्च इनिशिएट हो गया है, लेकिन अगर आपका अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन चल रहा है तो क्या ये भी अबेट हो जाएगा? क्योंकि हमें तो ऐसा बोला है कोई भी प्रोसीडिंग अगर चल रही हो तो उसे अबेट कर देना। If assessment reassessment that relates to any assessment year that falls within the specified 6 year, हमने यही पढ़ा है, स्पेसिफाइड 6 असेसमेंट ईयर प्लस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में जो जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है, दैट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 143(3), अंडर सेक्शन 144, 147 on the date of initiation of search comes to an end. The assessment reassessment shall be made in 153A. 153A में असेसमेंट रीअसेसमेंट होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। तो क्या जो अपील है, रिविजन है, रेक्टिफिकेशन है, दैट विल ऑल्सो बी अबेटेड लाइक दिस हैव बीन अबेटेड? तो लॉजिकली सोचो, यहाँ ऑलरेडी दिया है स्क्रूटनी है या फिर बेस्ट जजमेंट रीअसेसमेंट है, ये यहाँ पे इसे अबेट कर रहा है, ये अभी स्टिल कंटिन्यू होंगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये इन सेक्शंस में नहीं आते। 153A इन्हें ओवरराइड करता है, इन्हें ओवरराइड नहीं करता। दैट मीन्स सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन आया है, एनी अपील, एनी रिविजन, एनी रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च, जो सर्च इनिशिएशन के डेट पे ये अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन कंटिन्यू होगा, दैट विल नॉट अबेट, दैट विल नॉट अबेट। ये बात अच्छे से याद रख लेना, नहीं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी में हम तो लिखने के चक्कर में, अरे हाँ वो ये लिखा था ना कि इट विल अबेट, तो हमने लिख दिया अपील विल अबेट, हमने लिख दिया रिविजन अबेट। अरे हायर अथॉरिटी के लिए, ये हायर अथॉरिटी कर रही है, हायर अथॉरिटी वालों को आप सर्च के बेसिस पे ये नहीं कर सकते कि आपके डिसीजंस रोक दो, आपके प्रोसीडिंग्स रोक दो। तो सीबीडीटी का ये क्या है? क्लैरिफिकेशन। ओके, यस मैम, आ गया। नाउ this overrides 139, 147, 148, 149, 151, 153. Yes ma'am, ये तो है बात। That means all the provisions of income tax shall apply to assessment reassessment under 153A. ये सिर्फ कुछ चीज़ों को ओवरराइड करता है, बाकी सारे प्रोविजंस 153A पे एप्लीकेबल होंगे। दैट मीन्स पेनाल्टी है फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर आपको पेनाल्टी लगनी चाहिए किस चीज़ के लिए? आपने इनकम कम रिपोर्ट किए, फॉर अंडर रिपोर्टिंग। पेनाल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट लाइक नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर इंटरेस्ट 243A, 243B, 243C, या फिर प्रोसिक्यूशन वगैरह है, ये सब यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। पेनाल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एप्लीकेबल होगा, यस मैम, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल नहीं किए तो नॉन फाइलिंग के लिए भी आपको क्या हो जाएगा? पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा। प्रोसिक्यूशन है तो प्रोसिक्यूशन भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, दैट मीन्स 153 पे ये सारे एप्लीकेबल होंगे। नाउ an assessment or reassessment made in respect of an assessment year under this section tax shall be chargeable। अब यहाँ पे जो भी assessment reassessment कर रहे हो आप पिछले सालों का, 6 years है, 10 years है, इन सब के असेसमेंट रीअसेसमेंट किए, तो सपोज टैक्स अगर कैलकुलेट करना है तो वो टैक्स किस रेट पे कैलकुलेट होगा? वो टैक्स किस रेट पे कैलकुलेट होगा? तो टैक्स विल बी कैलकुलेटेड और चार्जेबल एट अ रेट एप्लीकेबल टू सच असेसमेंट ईयर। उस असेसमेंट ईयर में जो टैक्स रेट चल रहा था, इस असेसमेंट ईयर में, इस असेसमेंट ईयर में, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में जो भी टैक्स रेट था, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में जो भी टैक्स रेट था, then tax will be applicable at that rate. Tax will be applicable at what? That rate. And another thing, 153A के अगेंस्ट अपील कहाँ करेंगे? तो अपील विल लाई टू CIT ऑफ अपील। अगर कुछ सर्च वगैरह के प्रोसीडिंग एंड होने के बाद जो ऑर्डर आता है तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ 153A कैन बी मेड टू CIT ऑफ अपील। कहाँ जा सकते हो आप? CIT ऑफ अपील के पास जा सकते हैं। You can go where? You can go to the CIT of appeal. Are you getting this point? Yes ma'am. कोई दिक्कत? Not now.
तो ये अभी हमने सिर्फ अभी क्या कंप्लीट किया, 153A का एनालिसिस. दिस इज द एनालिसिस ऑफ 153A एंड आई कैन बेट यू, ऑनेस्टली आई कैन बेट यू, रिविजन लेक्चर्स मत सुनना अगर डिटेल लेक्चर्स याद नहीं है. मेरे डिटेल लेक्चर सुनो, उसके बाद आप किसी भी फैकल्टी के आप रिवीजन लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि डिटेल पता हो, हमें चीज़ें समझ में आए, तो रिवीजन लेक्चर तभी बेनिफिशियल है जब डिटेल लेक्चर हमारे दिमाग में होंगे. अदरवाइज नो यूज़. सीए फिर भी क्रॉस कर जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब दिक्कत आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें इतना नहीं पता है जितना बच्चों को पता है. ठीक है, तो चॉइस इज़ योर्स, एग्ज़ाम इज़ योर, करियर इज़ योर, पर मेरा काम ये है सही बताना. ठीक है, अब ये पूरा वीडियो में मैंने रफली आपको पूरा ये समझाया, बिकॉज इसके चार्ट बनाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं हो पा रहा है, और अगर मैं चार्ट बनाने अभी गई तो आपके वीडियोस डिले हो जाएंगे. तो व्हाट यू शुड डू, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ पॉइंट्स, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि चार्ट मेरे अब डायरेक्ट आएंगे आपके पास मैराथन के लिए. जब मैं डीटी मैराथन करूँगी तब चार्ट आएंगे, और वो टाइम कंज्यूमिंग है. व्हाट यू शुड डू, आपको यही करना है कि अपनी नोट्स खुद बनाओ, और जो जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं अपनी लैंग्वेज में लिख लो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट पे, और उसके लिए जस्ट 5 मिनट ब्रेक आई नीड टू ड्रिंक वाटर. उसके बाद हम अबेटमेंट पे आएंगे. आई एम ऑलरेडी टेलिंग कि हो सकता है मुझे ये 2 पार्ट में भी अपलोड करना पड़े वीडियो, बिकॉज इट इज़ लेंदी. इसमें भी और है 292C वगैरह, ऐसे छोटे छोटे और टॉपिक हैं, तो आई कैंट लीव अप दैट. ठीक है, करते हैं 5 मिनट ब्रेक, फिर कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट. Now covering the concept of abatement. Okay, अबेटमेंट कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा क्या लेते हैं हम, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, एंड लुकिंग टू द एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. चलो, सो let us say that search is conducted on, we have already taken the date, that was 30 June 2019. सर्च यहाँ पे कंडक्ट होती है, सर्च इज कंडक्टेड ऑन 30 जून 2019. दिस इज व्हाट सर्च conducted. Now this search is conducted on 30 June 2019 and certain information has been given, and information is like this, that assessment year 14-15, assessment year 15-16, assessment year 16-17, assessment year 17-18, assessment year 18-19, and assessment year 19-20. For this assessment year, just a minute, let the jet plane go. So here what I'm saying, that search has conducted on 30 June 2019, and some information for this relevant 6 assessment year has been given to us. Now what are that information? Let me tell you. If I talk about 14-15, this assessment year, suppose AO has made reassessment under section 147. Okay, under section 147 reassessment has been done. Okay, reassessment यहाँ पे हो चुका है, and under 147 this reassessment has taken on 10th of January 2019. ठीक है, 2019 को रीअसेसमेंट टेकन प्लेस, एंड व्हाट रीअसेसिंग द इनकम, यहाँ पे इनकम कितने पे रीअसेस हुई आप ले सकते हैं 70 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे रीअसेस करना है, इनकम को रीअसेस किया, एंड दिस इनकम वाज रीअसेस्ड at 70 lakh. At 70 lakh the income got reassessed.
assessee filed an appeal to the CIT of appeal and appeal is pending, and for this reassessment an appeal was filed to whom? It was filed to CIT of appeal, and but obvious this appeal is pending. I'm telling you this appeal is pending. ठीक है, एंड पेंडिंग की डेट क्या है? लेट से द डेट ऑफ पेंडिंग इज दिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सर्च कंडक्ट हुआ यहाँ तक ये अभी पेंडिंग है, पेंडिंग ऑन दिस डेट. देन फॉर 15-16 रीअसेसमेंट 147 कंप्लीटेड. फिर से हम लेते हैं कि यहाँ पे 147 का रीअसेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. इट इज़ कंप्लीटेड ऑन लेट्स से 20 मार्च 2019, और यहाँ पे इनकम रीअसेस हुई 50 लाख. कितनी रीअसेस की गई? 50 लाख. एंड देयर इज़ नो अपील. यहाँ पे कोई अपील नहीं है. No appeal has been filed against this order. Then talking about 16-17. 16-17 में 147 हमने ले लिया, एक बार 143 ले लेते हैं. 143 सबसेक्शन 3. तो असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 completed, and it is completed on let's say 24th of March 2018. It got completed. Here the income was assessed as 40 lakh. Here income कितना assess किया? 40 lakh. Appeal against this was filed to CIT of appeal, and यहाँ पे CIT of appeal को appeal जाती है. CIT of an appeal was filed against this assessment, and CIT of appeal के पास जाने के बाद reduces, यहाँ पे income reduce होती है कितनी? 30 लाख को. ठीक है, यहाँ पे क्या है? इनकम फिर रिड्यूस कर दी अपील के बाद, और इनकम अब कितनी है? 30 लाख है. और यहाँ पे फिर नो फर्दर अपील. इसके बाद कोई फर्दर अपील इसके अगेंस्ट में नहीं की. ठीक है, 17-18 पे आते हैं. तो यहाँ पे कोई अपील वगैरह नहीं. यहाँ पे अभी क्या हुआ है? यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया. रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया था 70 लाख का, एंड यहाँ पे अंडर सेक्शन 147 असेसमेंट इज पेंडिंग. यहाँ पे क्या है? असेसमेंट पेंडिंग है अंडर सेक्शन 147. कैन यू सी आई एम टेकिंग ऑल द प्रोबेबल एग्जाम्पल्स. जो मैंने कहा था कुछ असेसमेंट पेंडिंग हो या फिर कंप्लीट भी हो गया है, 147 हो, 143 हो, 144 हो, सब कुछ यहाँ पे ले रहे हैं हम. तो यहाँ कुछ पेंडिंग है, कुछ हो चुके हैं, किसी के अगेंस्ट अपील चली गई है. देन कमिंग टू 18-19, यहाँ पे अगेन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया. लेट्स से 55 लाख. रिटर्न ऑफ इनकम कितने का फाइल किया? 55 लाख का. एंड अगेन असेसमेंट पेंडिंग है 143 सबसेक्शन 3 का. स्क्रूटनी असेसमेंट है एंड दिस असेसमेंट इज पेंडिंग. और ये जहाँ जहाँ मैं पेंडिंग बोल रही हूँ ये इस डेट तक पेंडिंग है. ठीक है. Then talking about 19-20, no return has been filed. यहाँ तो रिटर्न ही फाइल नहीं की, एंड यहाँ पे ओवरराइडिंग सेक्शन है. इफ़ यू रिमेंबर, रिटर्न फाइल नहीं भी किया है तो भी फाइल करवा सकते हैं. लेट्स सी लेकिन इसमें आगे क्या होता है. नो रिटर्न फाइल्ड टिल विच डेट? बट ऑब्वियस टिल 30th June 2019 तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है. नाउ here assessing officer shall, in this case क्या हो सकता है? just a minute. assessing officer जो है, AO shall assess reassess the income of assessment year 14-15 to 19-20. असेसमेंट ईयर 14-15 से असेसमेंट ईयर 19-20 तक जितनी भी इनकम है, इफ़ AO want to assess, if AO wants to reassess, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 153A he can do so. Under section 153A he can do so. Why? Because यहाँ सर्च इनिशिएट हो चुका है. हमने पढ़ा है where 132, where under section 132 search has been initiated, that means search warrant issued, then
assessment reassessment of the income shall be done by issuing a notice under 153A. Okay, now let us say that in the search, अभी यहाँ पे सर्च वगैरह हुई, सर्च करके एओ को कुछ और मिला एंड एओ को सपोज कंसील्ड इनकम मिलती है 20 लाख की इन ईच ऑफ द अबाव असेसमेंट ईयर। सारे असेसमेंट ईयर्स में उन्हें 20 लाख की और कंसील्ड इनकम भी मिल जाती है। क्या मिलता है? 20 लाख की कंसील्ड इनकम मिल जाती है। तो लेट अस डिस्कस कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रोसीडिंग 153A में आएगी, कौन सी अबेट होगी। लेट अस डिस्कस। यस मैम, लेट्स डिस्कस दैट। आई होप समझ में आया क्वेश्चन। आई एम लिटिल बिट यूजिंग मिक्स्ड लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज जब मैंने पूरी तरह से बीच में इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझाना शुरू किया था तब भी बच्चों का ऐसा था, मैम वी गेट मोर कनेक्टेड टू हिंदी। फिर पूरा हिंदी आता है तो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आर लाइक कि मैम प्लीज़ गिव इंग्लिश लैंग्वेज में, प्लीज़ गिव द लेक्चर्स। सो आई एम यूजिंग अ मिक्स। आई होप दिस इज़ अ mediocre solution where a हिंदी स्टूडेंट एज वेल एज जिन्हें हिंदी से कनेक्टिविटी ज़्यादा है, ऑल्दो दे नो इंग्लिश, एंड जो लोग साउथ इंडियन स्टूडेंट्स है जो बार बार मुझे यही बोल रहे हैं मैम प्लीज़ इंग्लिश इंग्लिश, तो उनके लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा बिकॉज आई एम यूजिंग मिक्स्ड लैंग्वेज नाउ। So chalo, let us start. So let us discuss about 1415. First let us discuss about this 1415. 147 has been completed and reassessed at 70 lakh and an appeal is pending. So when an appeal is pending, I think I have told you, मुझे जितना याद आ पा रहा है शायद अभी ही तो बताया था, अपील हो, रिविजन हो या रेक्टिफिकेशन, whether it's appeal, it's revision, it's rectification, that will continue, it will not abate. So in that case, if I talk about assessment year 1415, the appeal proceeding pending on 30/6/2019 shall not abate. It will not abate. It will continue. Okay? Yes, ma'am. ये बात आ गई समझ में. Talking about 1516, there is no appeal pending. There is no appeal pending. Okay. So एंड यहाँ पे क्या हुआ, 147 रीअसेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड। व्हेन रीअसेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड, नो अपील इज पेंडिंग, दैट मीन्स देयर इज नो क्वेश्चन। व्हाट रीअसेसमेंट कंप्लीट कब हो गया? 23/2019 को। कहाँ पे? सर्च कंडक्ट होने से पहले ही कंप्लीट हो गया। तो रीअसेसमेंट कंप्लीटेड एंड 23/2019, इट विल नॉट गेट अबेटेड, इट शैल रिमेन। जो चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो गई उसको अबेट करने का क्वेश्चन ही नहीं आता, पेंडिंग चीज़ें अबेट होती हैं। यहाँ पे जो अबेट होगा वो पेंडिंग होगा, तभी तो अबेट होगा ना। जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया उसको क्या अबेट करोगे? लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फिर से फाइल करवा सकते हैं। द थिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड विल नॉट गेट अबेटेड, बट फॉर द कंप्लीटेड असेसमेंट स्टिल अंडर 153A you can call return of income once again here because it overrides all the section of 139, 147, 148, 149, 151, 153. Are you getting this point? Don't get confused between these two things कि यहाँ पे अबेट नहीं होगा क्योंकि अपील ही नहीं है और ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो कोई अबेटमेंट नहीं होगा, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम फिर से 153A में मंगवा सकते हो आप, देयर इज नो इशू इन दैट। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट 1617, तो इफ आई टॉक अबाउट 1617 अगेन इट हैज़ बिन कंप्लीटेड, यहाँ पे फिर कंप्लीट हो गया, कोई अपील नहीं है, तो सेम थिंग when it is completed here, already it has completed before the conduct of search, तो यहाँ पे अबेटमेंट नहीं होगा बिकॉज CIT के पास जाके भी क्या आ गया, डिसीजन आ गया, नो अपील इज पेंडिंग, तो नो अबेटमेंट, दिस डिसीजन विल रिमेन। रिटर्न ऑफ इनकम आप फिर से मंगवा सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ 1718, return of income for 70 lakh filed and this is pending, and this is pending, and I have told you 143(3), 147
ये अगर चल रहा है तो दिस असेसमेंट इफ पेंडिंग दिस विल अबेट, ये अबेट हो जाएगा। क्यों अबेट हो जाएगा? बिकॉज ऑलरेडी टोल यू 147 हो 143 सबसेक्शन 3 हो दैट विल अबेट, बट अपील रिविजन एंड रेक्टिफिकेशन विल नॉट अबेट। सो इन दिस केस इट इज पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ conduct of search, so it will get abated. Talking about 1819, return of income for 55 lakh was filed and scrutiny assessment is pending. Again, this will also get abated. This will also get abated. Any question in this? And here no return has been filed and is this the relevant year? तो यहाँ तो return file वगैरह करवाई जाएंगी, ठीक है। Now अब हमको क्या देखना है कि अगर 153A वी वांट टू इशू, हमें 153A इशू करना है, तो यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं, लाइकली एसेस, ये जो इनकम है कितनी एस्केप हुई है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 153A, AO will assess reassess the income as under, यहाँ पे अब assessment reassessment इधर होगा। Now assessment and reassessment कैसे होगा देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट 14 and 15 की बात करें तो 14-15 में ऑलरेडी असेस कर लिया है कितने पे, 70 लाख, एंड कंसील्ड इनकम इन ईच असेसमेंट ईयर कम्स टू बी 20 लाख। दैट मीन्स 70 + 20 इट कम्स टू बी 90 lakh, assuming that appeal is pending at the time of passing this order under 153. Suppose after passing the order under 153A, this CIT reduces this income, 70 lakh की income को reduce कर देते हैं, and let's say he reduced to 50 lakh, इसे 50 lakh कर देते हैं। If CIT reduce after passing the order under 153A, CIT reduces the income and makes it 50 lakh, then in that case AO will pass a rectification order under section 154. Then under section 154 the order will be passed and it will be rectified, and then it will be 50 + 20, that is 70 lakh. Are you getting this point? What I am trying to say कि 14-15 का जब आप assessment reassessment of income है, तो पहले AO ने कहा इसके बेसिस पे अभी ऑल्दो CIT में अपील पेंडिंग है, he says 90 lakh has been escaped, लेकिन आगे चल के CIT क्या करते हैं, CIT reduces the income to 50 lakh, तो in that case this order will be rectified by whom? By AO under 154, and rectified order will be passed, and then आपकी फिर हो जाएगी escaped income इतनी, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट 15-16, तो 15-16 में कितना है, 50 लाख, नो अपील, + 20 लाख, 50 + 20 इज 70 लाख, तो 70 लाख एस्केपमेंट है। 16-17 के लिए देखें तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, 30 लाख हो चुका है, CIT ने 30 लाख कर दिया है, सो CIT हैज़ रिड्यूस्ड इनकम टू 30 लाख, देन 30 + 20 दैट इज कंसील्ड इनकम, यहाँ 50 लाख हो जाती है। टॉकिंग अबाउट 17-18 रिटर्न ऑफ इनकम कितनी है, इट इज 70 lakh. Now 70 lakh is the return of income and concealed income is detected here to be 20 lakh. 20 lakh is the concealed income, but this assessment has not been completed. Okay, so concealed income detected under 147 not assessed yet, and 20 lakh, that is what it is presumed that 20 lakh found in search is in addition to the income found in 147. यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कहाँ गया ये रहा, 70 लाख तो आपने रिटर्न ऑफ इनकम में बता दिया, अभी 147 इज पेंडिंग, सो 147 व्हेन पेंडिंग, तो यहाँ पे कोई इनकम अभी असेस नहीं हुई है, एंड लेट अस सपोज दिस 20 लाख इज व्हाट इन एडिशन टू द इनकम दैट हैज़ बीन असेस्ड ओवर हियर, मतलब ये तो सर्च में 20 लाख निकला है, अभी ये असेसमेंट रीअसेसमेंट में निकला ही नहीं है, तो ये पूरा क्या है, इतनी इनकम असेस्ड होगी। अब ये अबेट हो जाता है तो हम पूरे सर्च के रिटर्न्स के थ्रू देखेंगे, क्योंकि हेयर इट इज़ अबेटेड, ये वाला असेसमेंट प्रोसीडिंग अबेट हुई है, तो वी विल सी द असेसमेंट रीअसेसमेंट अंडर 153A, रिटर्न ऑफ इनकम मंगवाए जाएंगे, फिर देखा जाएगा। सिमिलरली 18-19 के लिए 55 लाख,
प्लस 20 लाख एंड 20 लाख जो 143(3) में अभी असेस हुई नहीं है, तो अब तो वो 153A में असेस होगी, तो वहाँ पे सिमिलर, ये दोनों का आंसर सिमिलर है। Getting my point? So this is the concept of what? This is the wholesome concept of your abatement. I hope समझ में आया. If you are getting these things, that means सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और अगर नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो you have to mention that in comment, ताकि मैं और इजी करके कुछ देख सकूं, बता सकूं, बट दिस इज़ द एक्सटेंट आई कैन डू सो। जितना मैं डिटेल में या फिर नॉर्मल लेवल पे बता सकती थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद अस, द थिंग दैट इज लेफ्ट विद अस इज 153B. And what is 153B? 153B is about the time limit. Then 153C, that is about what? जब हमारे कारण किसी और का सर्च होता है, तो वहाँ पे 153C. तो basically these two sections are left with us. So if you say, I can give you in this part also. Let me check the timing. If timing is about almost it's 1 hour 20 minutes हो चुके हैं. Okay, let me give you another part of this. That will be much better. So you will get another 1 hour, 1.5 hour part for this search and seizure. After that, each and every concept will be covered, and don't worry, you will get all this part today only. Okay. चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लेना. तो here we have covered one section, only one section, that is 153A. And the related concept of it. So can you understand the detail I'm trying to explain you? So if you find these videos are beneficial, do share it, yeah. Please do share it as much as possible. My high level of efforts are there, so please, it's all up to you. Just share it as much as possible. Okay? चलो, पॉजिटिव रहो, क्यूमुलेटिव रिविज़न करो, स्टडी क्यूमुलेटिव रिविज़न के साथ आपके नोट्स बनने चाहिए, समरी नोट्स, एंड आपको प्रैक्टिस करना है. ओके?